नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 12 हिंदी कोर का MCQ का महातांडव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के जो आपका RO बुक है उसके सभी चैप्टर को मिला करके 100+ VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, यानी कि सारा आपका ये सिलेक्टेड सवाल है। इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी हो रही है। और हाँ बच्चों, इससे पहले आपका जो वितान बुक का है इसका 100 VVI MCQ क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। वितान बुक का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बुक के गद्य खंड यानी कि जो कहानी वाला सेक्शन है इसका पहला चैप्टर है भक्तिन, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। देखिए सभी चैप्टर के लेखक का नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा, इससे आपका सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल आपका सिर्फ लेखक के नाम से ही आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो सभी चैप्टर के लेखक का नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा, और इसके लिए मैं आपका एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें सभी चैप्टर के लेखक का जो नाम है इसे ट्रिक से याद करने का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो याद रखिएगा, ये जो आपका भक्ति चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है, महादेवी वर्मा है। तो देखिए उसी से रिलेटेड इसका पहला क्वेश्चन है कि भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा, भक्तिन पाठ आपका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है। तो ये छायावादी युग की कवित्री है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, छायावादी युग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को पद्म भूषण ये पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, पद्म भूषण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आमा किसकी रचना है। तो आमा ही भी आपका इसी की रचना है, मतलब महादेवी वर्मा की ही रचना है, और इसे आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को आपको घुमा करके पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा के किस रचना के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सी रचना के लिए, आमा के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह मंतव्य किसका है। तो ये जो मंतव्य है आपका कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, यह लेखिका का मंतव्य है, ठीक है, महादेवी वर्मा का। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम आपका लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन का नामकरण किसने किया था। तो भक्तिन का नामकरण आपका महादेवी वर्मा यानी कि जो इस चैप्टर के लेखिका है उन्होंने ही भक्तिन का नामकरण आपका भक्तिन किया था, ठीक है। ओरिजिनल में इसका नाम क्या था, ओरिजिनल में इसका नाम आपका लक्ष्मी या तो लक्ष्मीन था, लेकिन भक्तिन इसका नाम किसने रखा है। तो याद रखिएगा लेखिका ने यानी कि महादेवी वर्मा ने ही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महादेवी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था। तो लेखिका ने भक्तिन का नामकरण उसके जो कंठी माला है जिसे वो पूजा करती थी, जाप करती थी, उसी को देख करके इसका नाम भक्तिन रख दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, कंठी माला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, परंतु धन एवं समृद्धि उससे कोसों दूर थी, इस कारण से वह क्या करती थी। देखिए भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी था, और लक्ष्मी माता क्या होती है, धन की आपका देवी होती है, लेकिन जो भक्तिन है इससे आपका धन और समृद्धि आपका इससे कोसों दूर थी, यानी कि इसके पास नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से वह क्या करती थी, तो वह अपना जो वास्तविक नाम था इन लोगों से छिपाती थी, ठीक है, अपने वास्तविक नाम लक्ष्मी को नहीं बोलता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन सेवक, यहाँ पे सेवक होगा, ठीक है, सेवक धर्म में किस से स्पर्धा करने वाली है। तो भक्तिन सेवक धर्म में आपका हनुमान से स्पर्धा करने वाली है चैप्टर के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोयले की मोटी रेखा द्वारा सीमा
सीमांकित दुर्लभ चौके के भीतर का साम्राज्य किसका है? तो ये आपका भक्तिन का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा भक्तिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी कैसी हो गई, यानी कि जो इस चैप्टर की लेखिका है। देखिए चैप्टर में क्या बताया गया है, देखिए आपका एक महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो क्या होती है, ये भक्तिन जो होता है ये महादेवी वर्मा के पास आपका काम करती है, उसके बाद एक तरह से समझिए नौकर का काम करती है, ठीक है। तो भक्तिन के आ जाने से जो आपकी महादेवी वर्मा है यानी कि इस चैप्टर की जो लेखिका है ये अधिक देहाती हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक देहाती। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? तो भक्तिन महादेवी वर्मा से आपका ये 25 वर्ष बड़ी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 25। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है? तो महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को आपका 4 परिच्छेदों में विभक्त किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? तो भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था, यानी कि स्वाभिमान का भाव यहाँ पे मजबूत था भक्तिन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा स्वाभिमान का भाव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? देखिए पहले के जमाना में आपका बाल विवाह होता था, यानी कि बच्चे में ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। तो जो भक्तिन के विवाह हुआ था ये आपका 5 वर्ष की आयु में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 5 साल। अगर पूछे कि भक्तिन को गोना कब दिया गया था, यानी कि देखिए 5 साल में शादी हुआ था, उसके बाद इसे ससुराल कब भेजा गया था, उसी को कहते हैं गोना करना, ठीक है। तो ये आपका 9 वर्ष में इसे ससुराल भेजा गया था, यानी कि इसे गोना किया गया था। साथ ही साथ इसके जो पति की मृत्यु है ये आपका भक्तिन के 29 वर्ष की थी, उस समय इसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 साल में शादी हुआ, 9 साल में एक गोना हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ ये 29 साल में विधवा हो गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वही क्वेश्चन है कि भक्तिन का गोना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो ये आपका 9 वर्ष की आयु में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? तो भक्तिन आपका 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 29। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला, यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसका पता उसे कब चलता है? तो वह जब अपने पिता के घर जाती है, यानी कि मायके जाती है, तब उसे रास्ते में इसके बारे में अपने गांव जैसे घुसती है ना, तो लोग बोलते हैं कि हाय रे लक्ष्मी तुम अभी आई, तो वहां पे बताते हैं कि उसके पिता की मृत्यु कभी हुई है, ठीक है। यानी कि जब अपने पिता के घर जाते हैं तब उसे पता चलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा अपने पिता के घर जाने पर। क्लियर है बच्चों, सारा समझ में आ जाएगा, चलिए टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भक्तिन की कितनी बेटियां थी? तो देखिए भक्तिन की आपका 3 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? तो ये सास के ताने सुनने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा सास। देखिए इस भक्तिन का आपका सिर्फ 3 बेटियां हुआ करते थे। आज भी आप लोग गांव देहात में देखते होंगे कि अगर किसी की सिर्फ बेटियां हैं तो उसे समाज में आपका नीचे नजर से देखा जाता है, ठीक है। उसके घर वाले ताने दे देते हैं कि तुम बेटवा ना हो। तो उसी तरह से भक्तिन का सिर्फ 3 बेटियां थी, उसका बेटा नहीं था, तो उसके ताने कौन देता था? ए सास देता था, उसकी सास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या तात्पर्य है? तो खोटे सिक्कों की टकसाल का आपका तात्पर्य है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लक्ष्मी के प्रति उसके पति का व्यवहार कैसा था? तो लक्ष्मी के प्रति आपका उसके जो पति का व्यवहार था ये आपका प्रेम पूर्ण था, यानी कि उसके पति किस तरह से उसे डांटा उटा कुछ नहीं करती थी, मतलब प्रेम से रहा करती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूरतापूर्ण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ठीक है। तो जब उसके पति की मृत्यु, जब वो 29 वर्ष की थी तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो ससुराल वाले थे उसके देर हो गए, उसके भैंसुर हो गए, तो उसके जेठानियां हो गई, वो सब कहते कि तो भक्तिन को तुम दूसरा शादी कर लो, ठीक है, ये कहते थे। तो वे इसलिए दूसरा शादी करने के लिए कहते थे ताकि जो भक्तिन के हिस्सा की संपत्ति है उस संपत्ति उसके आपका देवर का हो जाए अथवा भैंसुर का हो जाए, इस वजह से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हत्या सके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? तो ये अपने बेटियों के लिए लड़ाई लड़ती रही थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा अपनी बेटियों के हक के लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? तो गांव के जो जमींदार थे ये भक्तिन को एक दिन में धूप में खड़ा इसलिए रखे थे क्योंकि भक्तिन लगान नहीं जमा कर पाई थी, कर नहीं जमा कर पाई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा ऑप्शन नंबर 2 लगान के कारण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन की जेठानियों के लालों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे भक्तिन की जो जेठानी है उसके जो लाल थे यानी कि उसके जो बेटे थे उसकी तुलना यहाँ पे आपका काक भसुड़ी से क्या गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा काक भसुड़ी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लड़की के तीतरबाज वर की खूब धुलाई की किंतु गांव की पंचायत ने लड़की को सचरित्र मानते हुए भी क्या अपीलहीन फैसला सुनाया था। तो ये सुनाया था यानी कि जो तीतरबाज लड़का था और उसका दोनों को शादी करवा दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोनों की शादी का। ठीक है, मतलब जो भक्तिन की बड़ी बेटी थी इस जो घर में जब रहती है तो एक तीतरबाज लड़का इसके घर घुस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भक्तिन की जो बड़ी बेटी होती है, भक्तिन घर में नहीं रहती है, तो भक्तिन की बड़ी बेटी उस तीतरबाज लड़के की पूरा खूब धुलाई करता है, खूब पिटाई करता है। किंतु जो क्या होता है आपका जो जब फैसला होता है गाँव में तो फिर भी वहां पे क्या होता है कि ये जानते हैं कि ये जबरदस्ती घुसा है, फिर भी दोनों की शादी करवा दी जाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्तिन किससे डरती है। तो भक्तिन यहाँ पे कारागार यानी कि जेल से डरती है, जेल को सुन करके वो काफी डरती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1907। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके जो आपका बुक है श्रृंखला की कड़ियां, इसका जो प्रकाशन वर्ष है बच्चों ये आपका 1942 है। 1942 में ये बुक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए आपका दूसरा चैप्टर है बाजार दर्शन, और ये बाजार दर्शन के लेखक कौन है। तो याद रखेगा जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका वही क्वेश्चन है कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है। याद रखेगा जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाजार दर्शन किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये जो बाजार दर्शन बच्चों एक आपका निबंध है। किस पर निबंध है। तो बाजार के आकर्षक पर निबंध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निबंध। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो पैसे की गर्मी, किसकी गर्मी। याद रखिएगा पैसे की जो गर्मी होती है ये बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पैसे की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि बाजार दर्शन के अनुसार पैसा क्या है। तो बाजार दर्शन के अनुसार पैसा पावर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पावर, यानी कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। तो आज आप लोग आज मन लगा करके पढ़िए, आने वाले दिनों में आपके पास भी पैसा होगा, आपके पास भी पावर होगा। ठीक है बच्चों, बस मेहनत करते रहना है। जिंदगी में एक ही चीज तो वसूल है, मेहनत। मेहनत करते जाइए, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं आप उसको फोड़ के रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन पाते हैं कि फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। तो इसे यहाँ पे सेमी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सेमी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बाजार का आगरा कैसा होता है। तो बाजार का आगरा आपका मुख होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मुख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। तो जो ऊंचे बाजार का आमंत्रण होता है ये मुख और चाह जगाने वाला होता है, यानी कि इसको आप देखिएगा तो दिल में चाह जग जाएगी भाई साहब, किसी के प्रति नहीं, सामान के प्रति, बाजार में जो सामान है उसके प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाजार का जादू कब असर करता है। तो बाजार का जादू तब असर करता है जब जेब भरा हो और मन खाली हो। जेब भरा होने का मतलब क्या हुआ, पॉकेट में पैसा हो, और मन खाली होने का मतलब ये हुआ आप बाजार तो गए हैं पर आपको ये मालूम नहीं है, ये निश्चय करके नहीं गए कि आपको क्या बाजार में खरीदना है। उसी को कहते हैं मन का खाली होना। ठीक है, तो जब जेब भरा हो और मन खाली हो तब बाजार का जादू असर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जब जेब भरा और मन खाली हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सजा धजा बाजार क्या करता है। तो सजा धजा बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूट लो, लूटो। ठीक है, इस तरह से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कौन आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। तो अभी बताएं ये आपका बाजार आमंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बाजार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जेब भरे होने पर कैसी खरीदारी खूब होती है जो बाजार के जादू और बढ़ाती है। मतलब जेब भरे होने की, जब पैसा आपका पास पूरा है तो किस प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी होती है, फालतू वस्तुओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होती है। तो बाजार का जादू जब उतरता है तब अनुभूति होती है कि बाजार आपका आकर्षक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाजार का आकर्षण कम होने लगता है। ठीक है, मतलब कम होने लगता है जब इसका जादू उतरता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना, बाजार के संदर्भ में इसका क्या तात्पर्य है। तो लू में जाना हो तो पानी पीकर के जाना, बाजार के संदर्भ में इसका तात्पर्य है कि बाजार जाने से पहले
खरीदारी का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। आप बाजार जा रहे हैं तो मन खाली है कि चलो कुछ भी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं, आपको कुछ निश्चित करके जाना है कि हमको यही खरीदना है, तब बाजार जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपका बाजार के संदर्भ में आपका तात्पर्य हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बाजार जाने के पहले खरीदारी का लक्ष्य निश्चित हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है। तो लेखक ने बाजार के जादू को रूप का जादू कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि बाजार के रूप का जादू है, ठीक है, यह जादू किसके माध्यम यानी कि राह से काम करता है। तो ये आंख के राह से काम करता है। आंख से हम लोग देखते हैं एकदम हरी इस तरह का सामान है, इस तरह का सामान है, ये भी ले लें वो भी ले लें, ठीक है, तो आंख के माध्यम से काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार का जादू किन पर्याय पर काम करता है। तो जो बाजार का जादू होता है यह आपका खाली और भरी जेब दोनों पर काम करता है। साथ ही साथ आपका जेब के खाली रहने पर और मन के भरा ना होने पर इस पर भी काम करता है। और जब जेब भरी हो और इच्छा नहीं है लेकिन मनी पावर के प्रदर्शन का उद्देश्य पर भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार का जादू सिर से उतरने के बाद फैंसी चीजें कैसे लगती है। तो जो फैंसी चीजें हैं ये आपका कैसा लगने लगता है, तो ये आपका आकर्षक लगने लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा आकर्षक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखक बाजार कब ना जाने की सलाह देता है। तो लेखक बाजार तब ना जाने की सलाह देता है जब आपका मन खाली हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन गड़बड़ा गया, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जब मन खाली हो तब आपका बाजार ना जाने की सलाह लेखक देता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार की सार्थकता किसमें है। तो बाजार की सार्थकता किसमें है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार की असली कृतार्थ किसमें है। तो बाजार की जो असली कृतार्थ है बच्चों, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आवश्यकताओं के समय काम आने में, ठीक है। बाजार की असली कृतार्थ किसमें है, तो ये आपका आवश्यकताओं के काम आने में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तृष्ण ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो ये आपका लालसा के कारण आती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पेशे की शक्ति कौन सी शक्ति निहित होती है। तो ये आपका पेशे की जो शक्ति है बच्चों, ये आपका व्यंग शक्ति निहित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वास्तविक रूप में पावर किसे बताया गया है। तो वास्तविक रूप में पावर यहाँ पे पेशे को बताया गया, वही वास्तविक रूप में पावर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पेशे को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पेशे के प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो पेशे के जो प्रति कुछ लोगों का स्वभाव होता है बच्चों, ये पेशे को जोड़कर गौरवान्वित होने का स्वभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा पेशे को जोड़कर गौरवान्वित होते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। तो परचेजिंग पावर से लेखक का आशय है आपका मकान कोठी की ताकत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पेशे की कौन सी शक्ति है, ठीक है। तो किसी की भी समृद्धि को देख करके अपने प्रति हीन की भावना, अरे भाई उसके पास पैसा इतना है, हमारे पास कुछ नहीं पैसा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको आपको व्यंग कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंग भावना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार दर्शन निबंध में के चर्चित पात्र भगत जी, ठीक है। इस निबंध में आपका एक पात्र है भगत जी, वो क्या काम करते हैं, तो वो चूरन बेचने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा चूरन बेचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्तित्व है। तो ये आपका कैसे व्यक्तित्व है, तो ये आपका संतोषी है, ठीक है। मतलब इस पर बाजार का जादू चल भी नहीं करता, संतोषी व्यक्ति हैं। ये आपका 6 आना से मतलब कितनों भी इसका चूरन रह जाए ये बच्चों में बांट देता है, लेकिन 6 आना इसका हो गया भाई, इससे ज्यादा ही पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संतोषी व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भगत जी चौक बाजार में सीधे पंसारी की दुकान में जाते हैं और वहां क्या खरीदते हैं, तो वहां पे आपका जीरा और नमक खरीदते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भगत जी बाजार से क्या खरीदते हैं, तो अभी बताएं जीरा और नमक खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगत जी चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते हैं, तो ये आपका 6 आने से अधिक नहीं कमाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 6 आने से। मतलब ये वो भगत जी ऐसे व्यक्ति हैं, देखिए इसका कमाने का टारगेट रहता है 6 आना, ठीक है। अब देखिए ये पूरा आपका चूरन लाया, चूरन में आपका 6 आना कमा लिया, इतना चूरन बच गया, तो इतना चूरन कोई फिर नहीं बेचता है कि बेसी पैसे कमा लेंगे, बच्चों में बांट देता है, वो सोचो कैसा आदमी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है। तो बाजार को सार्थकता वैसे व्यक्ति प्रदान करते हैं जिसे पता होता है कि उसे क्या खरीदना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है वैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार को सार्थकता कौन देता है? तो बाजार को सार्थकता वे ग्राहक देते हैं जो आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का क्रय करने वाले ग्राहक बाजार को सार्थकता देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं? तो बाजार का जो बाजारूपन है बच्चों, ये वैसे लोग बढ़ाते हैं जो आपका आवश्यकता के बिना, आवश्यकता है भी नहीं फिर भी फैंसी वस्तुओं को खरीदते हैं, वैसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता के बिना फैंसी वस्तुओं को खरीदने वाले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि परचेजिंग पावर का गर्व बाजार की किस शक्ति को बढ़ावा देता है? तो परचेजिंग पावर का जो गर्व है बच्चों, ये बाजार का आपका विनाशक शक्ति, साथ ही साथ शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति एवं कपट, यानी कि ये सभी को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्या आने से सद्भाव घटता है तथा कपट, शोषण और ठगी बढ़ता है? तो ये आपका बाजारूपन आने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बाजारूपन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार शोषण करने वाले बाजार का पोषण करना वाला अर्थशास्त्र कैसा है? तो ये आपका अनीति शास्त्र है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अनीति शास्त्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा आपका उपन्यास आपका जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? तो कौन सा उपन्यास? तो याद रखिएगा त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन है बच्चों आपका काले मेघा पानी दे, ठीक है, जिसके लेखक आपका धर्मवीर भारती हैं, इसके क्वेश्चन है और इससे भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है? हाँ ना कह न सकते हैं, इसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, तो जो आपका इंद्र सेना है आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है, क्या नाम है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया है? तो इंद्र सेना को लेखक ने मेढक मंडली नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा मेढक मंडली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इंद्र सेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? तो इसे आपका अंधविश्वास कहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा अंधविश्वास। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इंद्र सेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट पोट कर क्या मांगते हैं? तो यह आपका भगवान से वर्षा मांगते हैं। ठीक है, जब वर्षा नहीं होता तभी ये आप क्या करते हैं, आपका गली में ये निकलते हैं आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा। देखिए एक यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे जल, ठीक है, जल भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन। क्लियर होगा क्वेश्चन इस तर्ज पर है आपका कि भगवान से क्या मांग रहे हैं। ठीक है, तो भगवान से इंद्र देवता से आपका वर्षा मांग रहे हैं, लेकिन वहां के जो आपका रोड में बुलबुल के मांग रहे हैं, ये लोगों से पानी मांग रहे हैं, यानी कि जल मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका वर्षा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया था? यानी कि जो आपका इंद्र सेना था उसको क्या नाम दिया था? मेढक मंडली। तो लड़कों की इस टोली को लोगों ने मेढक मंडली क्यों नाम दिया था? तो इसलिए दिया था क्योंकि ये नंग घड़ंग शरीर के साथ आपका कीचड़ कादों में लौटने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ये इसलिए इंद्र सेना अपने आप को कहते हैं क्योंकि वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, यानी कि वर्षा हो, इंद्र का देवता आपका कौन है? वर्षा का देवता इंद्र भगवान है ना, तो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, इस वजह से अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गुड़धानी का क्या अभिप्राय है? तो गुड़धानी आपका क्या होता है? ये आपका गुड़ और चने से बना लड्डू होता है। ठीक है, यही इसका अभिप्राय हो गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलता है? तो जो आपका लंगोटधारी युवक है ये गंगा मैया की जय बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा मैया की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक बचपन से किससे प्रभावित है? तो ये आपका आर्य समाज से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज से। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक किस सभा का उप मंत्री था? तो ये आपका कुमार सुधार सभा। ठीक है, कुमार सुधार सभा का लेखक यहाँ पे आपका उप मंत्री था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? ठीक है, तो ये आपका लेखक के कल्याण के लिए। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा लेखक के कल्याण के लिए जो उसकी जीजी थी, ठीक है, ये उसी के हाथों से, लेखक के हाथों से पूजा अनुष्ठान करवाता था। 12 का ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जीजी ने इंद्र सेना पर डाले हुए पानी को
क्या कहा, ठीक है। तो ये आपका इंद्र देवता को अर्घ कहा, क्या कहा, ये इंद्र देवता को अर्घ कहा। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र देवता को अर्घ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। तो किन लोगों ने, तो ये आपका ऋषि मुनियों ने, याद रखिएगा ऋषि मुनियों ने आपका त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है। तो वैसे वस्तु का दान महत्वपूर्ण है जो हमारे पास कम मात्रा में, क्या, जो हमारे पास कम मात्रा में वैसे वस्तुओं का दान महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम हो, ठीक है, उसी का दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके पास बहुत पैसा है, आप दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं करेगा। जो आपके पास नहीं है, मतलब कम मात्रा में है, उसको आप लोग अपने अपने आत्मा को संतुष्टि दे करके कि कोई बात नहीं दे दो इसको, वो दान करें तो उसी को दान कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो इस जो चैप्टर है आपका काले मेघा पानी दे, इसमें यहाँ पे लेखक ने साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बोल गंगा मैया की जय का पहला जयकारा कौन लगाता है, ठीक है। तो ये आपका मेढक मंडली लगाता है, यानी कि जो बच्चे आपके गली में निकलते थे वही सब। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मेढक मंडली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गगरी फूटी खाली स्थान प्यासा, ठीक है, वहां पे आपका आता है एक कहानी में वर्ड कि गगरी फूटी क्या प्यासा रहता है, ठीक है। तो गगरी फूटी बेल प्यासा, इस तरह का आपका वाक्य आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बेल। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है, ठीक है। तो ये आपका इंद्र सेना के आने की बात कहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र सेना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आषाढ़ के भयंकर गर्मी से खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाता है। तो ये आपका खेतों की मिट्टी सूख करके ये पत्थर का रूप ले लेता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पत्थर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि लेखक के बचपन में ये किसके संस्कार थे। तो लेखक यहाँ पे आर्य सामाजिक संस्कार थे, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, इससे प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक बचपन में किस सभा का उप मंत्री था। तो किस सभा का उप मंत्री था, तो शुरू में क्वेश्चन करवाएं जिसके कारण वह अंधविश्वासों का विरोधी था। तो ये आपका कुमार सुधार सभा का उप मंत्री था, ठीक है, याद रखिएगा कुमार सुधार सभा का आपका उप मंत्री था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला। तो ये जीजी का, उसके जीजी का बहुत ही अधिक प्यार मिला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उसके जीजी बहुत ही ज्यादा उसे मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीजी के अनुसार ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है। तो जीजी के अनुसार ऋषि मुनियों ने दान को ऊंचा स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दान को। उसके बाद देखिए अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका चौथा चैप्टर पहलवान की ढोलक से है। और याद रखिएगा ये जो आपका चैप्टर है पहलवान की ढोलक, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपका फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वही क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका जो प्रसिद्ध उपन्यास है ये है मेला आंचल। क्या है, मेला आंचल किसका उपन्यास है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस कहानी में व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ लोक कला एवं लोक कलाकारों की अप्रासंगिक हो जाने का मार्मिक चित्रण है। तो यही आपका यही चैप्टर में मार्मिक चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पहलवान की ढोलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहलवान की ढोलक के मुख्य पात्र पहलवान का नाम क्या है। तो ये जो आपका मुख्य पात्र है ये पहलवान का नाम क्या है, लुटन सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा लुटन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लुटन सिंह किस उम्र में अनाथ हो गया। तो लुटन सिंह जब आपका 9 वर्ष के रहते हैं, कितने वर्ष के, जब 9 वर्ष के ये लुटन सिंह रहते हैं तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 9 वर्ष में ये आपका अनाथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 9 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है कि लुटन को पाल पोसकर किसने बड़ा किया था। तो लुटन को पाल पोस करके उसकी सास ने, किसने, उसकी सास ने बड़ा किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सास ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लुटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार थी। तो लुटन सिंह का जो शरीर था ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, साथ ही साथ उसके जो सास ने जिसने उसे पास पोस करके बड़ा किया था उसके साथ बहुत सारे लोग क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। तो उस दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए यहाँ पे लुटन पर कसरत की धुन सवार थे, ठीक है, यानी कि दोनों कारण था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लुटन दंगल देखने कहाँ गया था। तो लुटन आपका दंगल देखने यानी कि मेला देखने के लिए आपका श्यामनगर का मेला गया था। कहाँ गया था दंगल देखने? तो श्यामनगर का मेला गया था। आ रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं पे एक मतलब बड़ा पहलवान को हरा देता है, इसके बाद उसका पूरा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लुटन ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था। तो एक आपका पहलवान होता है चांद सिंह, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान होता है, बहुत ही बढ़िया पहलवान होता है, लेकिन लुटन सिंह यहाँ पे इसको हरा देते हैं, ठीक है। तो लुटन सिंह, अब जब बड़ा आदमी तुम हराइएगा भैया तो तुम फेमस हो जाएगा ना, तो लुटन सिंह क्या हुआ आपका पूरा फेमस हो गया। और कहाँ का दंगल में हराया था? तो याद रखिएगा ये श्यामनगर के दंगल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दंगल के समय राजमत यानी कि जो राजा का मत था और जो आपका बहुमत था यानी कि वहां के लोगों का सपोर्ट था, ये किस पहलवान के पक्ष में था? तो ये आपका यही चांद सिंह के पक्ष में था। किसके पक्ष में? चांद सिंह के पक्ष में था। इसको कोई जानबूझ नहीं करता था, लुटन को कोई नहीं जानता था, नया था, ठीक है। एक बार की गया एकदम चांद सिंह को पटक के आ गया, मतलब हरा के आ गया, तो लुटन फिर भी फेमस हो गया। तो कौन से पहलवान के पक्ष में ज्यादा लोग कैसे को सपोर्ट करते थे पहले? तो याद रखिएगा आपका चांद सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या है कि चांद सिंह के साथ हुए मुकाबले में लुटन को कहां से मुकाबले की प्रेरणा मिली, कि ये इसे कहां से मुकाबले की प्रेरणा मिला चांद सिंह को से लड़ने का लुटन को? तो ये आपका वहां की जो ढोल की आवाज थी, ये ढोल की आवाज कहता था आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, मतलब ढोल से इसे प्रेरणा मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ढोल की आवाज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लुटन अपना गुरु किसे मानता था? तो ये ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, क्योंकि उसी की आवाज ने उसे प्रेरित किया था लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयी लुटन ने अपना गुरु मानते हुए सबसे पहले किसको प्रणाम किया? तो गुरु किसको माना था? ढोल को, तो उसी को प्रणाम किया, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका है? तो यह कथन वहां की जो राजा साहब थे उसका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लुटन सिंह ने दूसरे किसी नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था। तो दूसरे जो आपका नामी पहलवान था, एक और पहलवान था आपका काला सिंह, ठीक है, तो इसको आप कुछ दिन के बाद पटक करके हरा दिया था, तो और भी ज्यादा फेमस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला आपका किसको पटका था? तो चांद सिंह को। दूसरा महत्वपूर्ण पहलवान कौन था? कि नामी पहलवान था आपका काला खा, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा काला खा को पटक दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लुटन पहलवान के ऑल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी। देखिए जो आपका लुटन पहलवान था, ये लोगों क्या क्या कहता था कि ये हमें पूरा जो मतलब जो हमें ना पूरा ऑल इंडिया जानता है, ठीक है। लेकिन सर ऑल इंडिया का मतलब क्या होता है? पूरा भारत। तो पूरा भारत उसे नहीं जानता था, उसे सिर्फ जिला भर जानता था, और उसी को क्या कहता था? वो ऑल इंडिया कहता था, ठीक है। तो लुटन पहलवान के ऑल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? तो जिले तक था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का असल नाम क्या था? तो जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान था, इसका असल नाम चांद सिंह ही था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा चांद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बादल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शेर का बच्चा चांद सिंह कहाँ से आया था? तो ये आपका पंजाब से श्यामनगर के मेला में दंगल लड़ने के लिए आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस मेले में चांद सिंह ने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी? तो ये बताएं आपका कौन से कहाँ से पंजाबी और पठानों पहलवानों को कहाँ पे हराया था? कौन सा मेला में? तो ये आपका श्यामनगर का मेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लुटन के कितने पुत्र थे? तो लुटन के 2 पुत्र थे, और दोनों पुत्र के आगे चल के मृत्यु हो जाता है मलेरिया और हैजा से, और कुछ दिन के बाद आपका लुटन सिंह भी मर जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राजा साहब की मृत्यु के बाद लुटन पहलवान और उनके दोनों बेटों का दैनिक भोजन वे सुनकर किसने उन्हें दरबार से निकाल दिया? तो राजा साहब की जब मृत्यु हो जाती है तो राजा साहब के जो बेटे होते हैं राजकुमार, ठीक है, तो राजकुमार आते हैं विदेश से पढ़ करके, और ये पहलवान को दोनों अपने दरबार से निकाल देते हैं। उनके खर्च को सुन करके, पहलवान तो पूरा मन खाता है, तो उनके खर्च को सुन करके अपने दरबार से इसे निकाल देते हैं, और उसके जगह पर जो पहलवान वाला आपका खेला होता था ना, उस खेल को हटा करके घुड़सवारी खिला देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ये किसने निकाल देता है? तो राजकुमार ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका राज दरबार से निकाले जाने पर लुटन पहलवान क्या करने लगा? तो ये अपने गांव में आ जाता है, वहां दरबार से निकाल देता है तो अपने गांव आ जाता है, और गांव में क्या करता है? तो गांव में ये अपने जो गांव के युवक है उसे कुश्ती सिखाने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लुटन पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? तो दोनों लड़के मजदूरी करने लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मजदूरी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गांव में अकाल के साथ साथ
कौन सी भयानक आपदा आ जाती है? तो मलेरिया और हैजा की आपदा आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 करेक्ट आंसर होगा, मलेरिया और हैजा दोनों, यानी कि ये और भी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी? तो ये अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाँव में आपका इतनी खतरनाक बीमारी आ गई थी ना, मलेरिया हैजा। ठीक है, जो मतलब लोग तुरंत एगो मरता था ना, कि फिर दूसरा घर में 2 को मर गया, इसी तरह मतलब रोज मर जाता था इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मौत रूपी महामारी के कारण जो सन्नाटा पसरा हुआ था उसे किसका गर्दन तोड़ रहा था? तो ये आपका सियारों का गर्दन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लूटन के दोनों बेटों की मृत्यु किससे हुई थी? तो लूटन के जो दोनों बेटों की मृत्यु है ये मलेरिया और हैजा से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपने दोनों बेटों की मृत्यु के बावजूद भी लूटन क्या बजाता रहा? तो ये ढोलक बजाता रहा था। ठीक है, ढोल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि लूटन के शिष्य के अनुसार लूटन ने अपनी आखिरी इच्छा क्या बताई थी? तो लूटन ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी कि जब भी मेरा मृत्यु हो तो चिता के समय ढोल बजा देना, साथ ही साथ मुझे चिता पर चित नहीं लुटाना, पीठ के बल मतलब नहीं लुटाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि राते की विभाषिका को ललकार कर सिर्फ कौन सी चुनौती देती है? तो ये आपका पहलवान की ढोलक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि किसकी आवाज औषधि उपचार पथ्य से विभिन्न रोगियों में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो ये आपका पहलवान की ढोलक की आवाज। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांव के अर्धविनित लोगों पर ढोलक की आवाज का क्या प्रभाव पड़ता था? तो जो गांव के अर्धविनित लोग थे, जो बीमार लोग थे, तो इस पर ढोलक का आपका ये प्रभाव पड़ता था, उसे ढोलक की आवाज सुनने के बाद संजीवनी शक्ति मिलती थी, साथ ही साथ वह दंगल का दृश्य याद आता था और साथ ही साथ स्नायुओं में बिजली दौड़ती थी, यानी कि ये तीनों प्रभाव पड़ता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि ढोलक की आवाज में क्या शक्ति नहीं थी? तो ढोलक की आवाज में आपका रात्रि की विभाषिका को कम करने का शक्ति नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर है बच्चों, ये है आपका सीरीज। ठीक है, सीरीज के फूल, जिसके लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसके बीच में आपका 2 और चैप्टर था। एक चैप्टर था आपका नमक, ठीक है, और एक चैप्टर था आपका चार्ली चैपलिन वाला। तो ये जो 2 चैप्टर है, नमक और जो आपका चार्ली चैपलिन वाला चैप्टर है, ये 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया है। भले ही आप लोगों ने शर्मा गेस खरीदा होगा, वर्मा गेस खरीदा होगा, उसमें दिया है, लेकिन आप लोगों का इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। इससे वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें 2 चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डिलीट कर दिया गया यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बच्चों? ऐसा मत छोड़िएगा, सोचिएगा कि सर ने छोड़ दिया, नहीं, सिलेबस से हटा दिया तो क्या पढ़ के फायदा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका जो सीरीज का फूल है, जो इसके क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि सीरीज के फूल के रचयिता का क्या नाम है, यानी कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो अभी बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आर्ग बंध किस पेड़ का नाम है? तो ये जो आपका आर्ग बंध है बच्चों, ये आपका अमलतास के पेड़ का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? तो ये आपका 15 से 20 दिनों के लिए फूलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? तो कौन से ऋतु? तो वसंत ऋतु के आने पर आपका जो शिरीष है ये लहक उठता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या है कि किस महीने तक शिरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? तो ये आपका आषाढ़ महीने तक जो शिरीष का फूल है ये मस्त बना हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, आषाढ़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शिरीष की डालें कैसी होती है? तो शिरीष की डालें कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, कमजोर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे संस्कृत के जो महान कवि है कालिदास, उसका उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि धारा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, ठीक है, जो बरा सो बुताना, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन आपका तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेघदूत किस कवि की रचना है? ठीक है, तो मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो लेखक ने इस चैप्टर में आपका कबीर को अनासक्त योगी कहा है और इसके अतिरिक्त आपका कालिदास को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, कालिदास। ये दोनों को आपका अनासक्त योगी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लेखक ने सीरीज की
तुलना किसके साथ किया है? तो लेखक ने सीरीज की तुलना गांधी जी के साथ किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक ने सीरीज की तुलना किससे किया है? तो ये आपका गांधी से भी किया है और एक अवधूत से भी किया है। किससे किया है? अवधूत से, मतलब जो आपका डिगार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिलकती धूप में भी कौन सरस बना रहता है? तो ये आपका सीरीज का फूल, ठीक है, इस वजह से इसे अवधूत कहा गया है। सीरीज का जो फूल है ये डिगा रहता है, यानी कि ये आपका चिलकती धूप में भी सरस बना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सीरीज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि लेखक ने एक बूढ़ा किसे कहा है? तो लेखक ने बूढ़ा यहाँ पे गांधी जी को कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सीरीज का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? तो यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है कि लेखक को किसी ने बताया कि जो आपका सीरीज का वृक्ष होता है, कोई भी वैज्ञानिक ने बताया है उसे, ये सीरीज का जो वृक्ष होता है ये आपका वायुमंडल से रस खींचता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा वायुमंडल से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आप अब यहाँ से आपका जो अगला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हाँ, वही बाबा साहेब जिन्होंने संविधान की रचना किया है, ठीक है, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। तो इसी के द्वारा लिखा गया आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो ये आपका सभ्य आधुनिक समाज। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सभ्य आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस प्रथा ने श्रम विभाजन तथा पैदा किया है जो अस्वाभाविक है? ही श्रमिक विभाजन क्या है? उनमें उच्च नीच का भेद है। तो ये कौन सी आपने, तो ये किसने किया है भैया? तो ये आपका जाति प्रथा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? तो ये आपका उच्च नीच का भेदभाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च नीच का भेदभाव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिर्फ किस देश में जाति प्रथा उच्च नीच की भेदभाव करती है? ठीक है, तो ये किस देश में? सिर्फ हमारा भारत में, ठीक है, भारत में ही आपका जाति प्रथा ऊंच नीच और किसी देश में नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? तो जाति प्रथा से व्यक्ति को पैतृक पेशा मिलता है, यानी कि जाति प्रथा में देखिएगा ठाकुर का बेटा ठाकुर का काम करता है, जाति प्रथा होने की वजह से आपका कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करता है, ठीक है, इसी प्रकार से पैतृक काम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पैतृक पेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो ये पेशा की अनुमति, पेशा में परिवर्तन, यानी कि कोई ठाकुर का काम कर रहा है तो उसमें परिवर्तन करके वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, तो इसमें जो परिवर्तन की अनुमति ना दे करके जो भारत की जो जातीय प्रथा है ये भारत में किसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है? तो बेरोजगारी का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया है? तो इसका कारण बताया है यहाँ पे जाति प्रथा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वस्ता में ये निर्धारित कार्य जिसमें व्यक्तिगत रुचि या भावना का समावेश ना हो तो व्यक्ति उस कार्य में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है? तो उसमें जिसे मन नहीं लगेगा तो कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें मास्टर नहीं बन सकता है। नहीं पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो आपको क्या कुछ कर पाओगे? पढ़ के नहीं कर पाओगे, दूसरा काम करो भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति प्रथा किस पहलू से के लिए हानिकारक है? तो ये आपका आर्थिक पहलू के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति प्रथा स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो याद रखिएगा जाति प्रथा स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबा करके ये उसे क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होता है? तो जब दिल और दिमाग से कोई काम नहीं करेगा, मन से काम नहीं करेगा, तो क्या उस काम में कुशल बन पाएगा, मास्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा उस काम में मास्टर, ठीक है, यानी कि मतलब उसी तरह से काम करेगा, मतलब नुस्खा जैसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए टाइम रात को 1:25 हो रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना मेहनत अगर हम रात को 2-2 बजे तक जग करके आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि देखिए हिंदी कोर का ज़्यादा टीचर वीडियो नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि विद्यार्थी नहीं हिंदी कोर का, अधिकतर विद्यार्थी आपका इंग्लिश कोर और हिंदी इलेक्टिव रखते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों का चैप्टर वाइज वो भी, तो मैं आपका वादा पूरा कर रहा हूं, अपना वादा। आप लोग भी बस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी बच्चे हिंदी कोर लिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि रात का 1 बज रहा है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता है, तो अभी बताया इस क्वेश्चन का कुशलता आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज किसकी रचना है? तो ये आपका ये जो
आपका मेरी कल्पना का आदर्श समाज ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अम्बेडकर किस समाज को आदर्श मानता है। तो अम्बेडकर वैसे समाज को आदर्श मानता है जिसमें आपका स्वतंत्रता हो, समानता हो और साथ ही साथ भातृत्व आधारित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है। तो उसे आपका दास्ता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति को अपना पैसा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता छीन लेना क्या कहलाता है। तो इसे दास्ता, इसे भी आपका दास्ता ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक समाज के सभी सदस्यों को किस प्रकार का अवसर प्रदान करने के पक्ष में है। तो सभी सदस्यों को, लेखक समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर, क्या समान अवसर यहाँ पे प्रदान करने के पक्ष में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की दक्षता किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये आपका शारीरिक वंश पर भी निर्भर करता है, सामाजिक उत्तराधिकार पर भी निर्भर करता है और मनुष्य के अपने प्रयत्न पर भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक निम्न में से किसके आधार पर यह समान व्यवहार को उचित मानता है। तो ये आपने मनुष्य के प्रयत्न के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेखक मनुष्य के प्रयत्न के आधार पर यह समान व्यवहार को उचित मानता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वथा उचित है। तो उसे प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है और आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किस दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है। तो ये आपका मानवता के दृष्टिकोण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मानवता। तो यहाँ पे मैंने आपका जो आरोह बुक है इसका जो आपका गद्य सेक्शन है, यानी कि जो आपका कहानी वाला सेक्शन है, इसका कंप्लीट MCQ कंप्लीट कर दिया। अब आपका जो पोएम सेक्शन का बच गया है उसका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पोएम सेक्शन का देखिए बच्चों, आपका जो 2 चैप्टर का है ये हो चुका है और 4-5 चैप्टर का बचा हुआ है, उसका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उससे आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन तो आपका अपलोड हो ही रहा है। ठीक है, उससे भी देख लीजिए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्लीज़ बच्चों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग अपना सपोर्ट बनाए हुए रखिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, सारे हिंदी कोर के बच्चों को आप लोग इस चैनल के माध्यम से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।